तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग। क्लास ट्वेल्थ हम कवर कर रहे हैं और क्लास ट्वेल्थ में मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है गवर्नमेंट बजट करके, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आगे की बात करते हैं हम। सर, हमने पिछले लेक्चर में सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट स्टार्ट किया था। और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट में हमने कहा था आपको कि रेवेन्यू रिसीट को अपन दो सोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं, या आप यूं कह लो कि गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू रिसीट मिलता है तो वो दो टाइप के सोर्सेज से मिलता है। एक है टैक्स सोर्स, दूसरा है नॉन टैक्स सोर्स। ठीक है, टैक्स सोर्स में दो टाइप के टैक्सेस हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपकी स्क्रीन पे। तो इस वाले सेगमेंट पे हमने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम इस वाले सेगमेंट को कवर अप करेंगे और हमारा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट नाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 वीडियोस और आएंगी अप्रॉक्सीमेटली सेम ड्यूरेशन की, और फिर आपका गवर्नमेंट बजट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में लाइव सेशन करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें कि मैं गवर्नमेंट बजट से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वैरायटीज़ आपको दूंगा। साथ ही साथ आप वेबसाइट को विज़िट कर लें। अगर आप वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट बजट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक जिस्ट मिल जाएगी। उस जिस्ट को अगर आप सॉल्व कर लेंगे, आपको ना सैम्पल पेपर परचेज करने की ज़रूरत है, ना ही कोई अदर बुक फॉलो करने की ज़रूरत है। नोट्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और क्वेश्चंस भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप हमें मेल कीजिए, mail@edunexter.com, mail@edunexter.com। ये एक ईमेल आईडी है। इस पे आप सॉल्व करें, अटेम्प्ट लगाएं, क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं आपके उसको लिख करके स्कैन करके प्रॉपर फॉर्मेट में भेजें। आपको 2 से 3 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 4 दिनों के अंदर हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी, और आपको हम हेल्प करेंगे, पूरी सहायता करेंगे कि आप कैसा आंसर लिख रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस लेते हुए 10 से 15 क्वेश्चन भी किसी एक चैप्टर के भी लिख लिए तो मोटे तौर पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना होता है, और फिर आपको खुद ही चेंजेस अपने में नोटिस हो जाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिट दो में है, दो क्लासिफिकेशन है इनकी, टैक्स सोर्स और नॉन टैक्स सोर्स। तो हम ये टैक्स सोर्स सेकंड क्लासिफिकेशन आज स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला तो आपको पता ही है, कर लिया है। पहले आइटम्स देख लेते हैं। सर, पहला आइटम है इसमें इंटरेस्ट, दूसरा है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, तीसरा है फीस, फिर है लाइसेंस फी, फिर है फाइन्स एंड पेनल्टीज, फिर है स्कीट, फिर है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, और लास्टली नॉट लास्टली फॉर फीचर्स, और लास्ट में आपके पास में स्पेशल असेसमेंट। ठीक, इतने सारे आइटम्स हैं, टोटल 9 आइटम्स हैं, 9 आइटम्स आर देयर। तो इन आइटम्स को हम देखने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहला आइटम है इस लिस्ट में, नॉन टैक्स सोर्स की लिस्ट में सबसे पहला आइटम है इंटरेस्ट। ठीक, तो अगला आइटम, पहला आइटम है हमारे पास में इंटरेस्ट। ठीक, समझते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। सर, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी वाली गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक, तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया। क्या दिया? लोन दिया। मान लो लोन दिया सर 1 करोड़ का, 1 CR का लोन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक, अब होगा क्या कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने लोन ले लिया है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी,
स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करेगी। क्या पे करेगी, इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ब्याज। 1 करोड़ जो लिया है इस पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्याज पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। वो इंटरेस्ट मंथली हो सकता है ना, सेमी एनुअली हो सकता है, एनुअली हो सकता है। वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में किस बात पे सहमति बनी थी। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि हर महीने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। मान लेता हूं मैं 5% का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट 5% का लगा लेते हैं। तो 5% का इंटरेस्ट होने का मतलब हो गया है 1 करोड़ का 5% कितना होगा सर, 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख, तो 5% हो जाएगा उसका हाफ, बोले तो 5 लाख रुपया, 5 लाख। ठीक सर, 5 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। स्टेट दे रहा है सेंट्रल को, ठीक, स्टेट दे रहा है सेंट्रल को। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को हर महीने क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये इंटरेस्ट क्या है सर, रेवेन्यू रिसीट है। क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। क्यों है रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंटरेस्ट रिसीव कर रही है तो बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई असेट कम नहीं हो रहा है और कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। एवं ही मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है। लोन देते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट इनकम आपकी जनरेट होती है। तो ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में क्या समझा हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पार्टी को, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया, किसी और को भी दे सकती है लोन। जब वो लोन देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बराबर इंटरेस्ट मिलेगा, और जब इंटरेस्ट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट होगा। क्योंकि बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हो रहा है और बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक बात है, तो ये था इंटरेस्ट। अब आते हैं अगले आइटम पे। अगला आइटम, ये इंटरेस्ट डन हो गया। अगला आइटम है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। अगला आइटम है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है सर, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स समझना बात को। सर देखो, गवर्नमेंट कई बार स्टैब्लिश करती है या स्टार्ट करती है गवर्नमेंट कंपनीज। क्या स्टार्ट करती है, गवर्नमेंट कंपनीज बना देती है सरकार, है ना। कई बार इसे ही कुछ लोग PSU भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है ना, सरकारी कंपनियां। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल NTPC हो सकता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एग्जाम्पल BCCL हो सकता है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। एग्जाम्पल CIL हो सकता है, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, तो ये सारे आपके कुछ PSUs या गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। तो जब ये गवर्नमेंट कंपनी मार्केट में या इकोनॉमी में फ्रेम की जाती है या क्रिएट की जाती है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी भी बाकी प्राइवेट कंपनीज की तरह अपना बिजनेस कंडक्ट करती है, जो भी बिजनेस है। जैसे मान लो NTPC का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो बाकी प्राइवेट कंपनीज की तरह NTPC भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और प्रोड्यूस करके जो कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचाती है। सिमिलरली जो CIL है, इसका काम क्या है, इसका काम है कोल, जो कोयला होता है, कोल को एक्सट्रैक्ट करना और फिर जो जो पर बायर्स होते हैं उनको देना। फिर वो बायर्स कोल परचेज करके कई बार इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कई बार स्टील के प्लांट्स में ज़रूरत पड़ती है कोल की। तो n नंबर ऑफ यूजेस हो सकते हैं, वो हमारा डिस्कोर्स नहीं है। फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट कंपनी बना देती है और वो गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनीज की तरह ही बिजनेस करती है। जब वो बिजनेस करती है तो इनको होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट।
चूंकि ये कंपनी जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, एनटीपीसी है, बीसीसीएल है या सीआईएल है, इनको स्टार्ट गवर्नमेंट ने किया है, इनका रियल ओनर गवर्नमेंट है, इनके शेयर्स का मालिक भी गवर्नमेंट है, तो ये प्रॉफिट किसे मिलता है? ये प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट को। ठीक बात है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट गवर्नमेंट के लिए एक रिसीट है, क्योंकि गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। बट ये कौन सा रिसीट है? तो सर ये रेवेन्यू रिसीट है वंस अगेन। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब रिसीव कर रही है तो प्रॉफिट हुआ है, तो रिसीव कर तो रही है, गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। ये दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। अगला, सर जैसे आम इंसान कई बार किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर लेता है या कई बार किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप उस कंपनी में अपना पैसा लगाते हो और आपको बदले में प्रॉफिट मिलता है ना। कई बार इक्विटी में या प्रेफरेंस शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो वहाँ आपको मिलता है। कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो उसमें से हिस्सेदारी आपको आपके प्रोपोर्शन के लेवल पे आपको देती है कंपनी, जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है। सिमिलरली गवर्नमेंट भी कई बार इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट टाइप की कंपनीज में, या कुछ और भी हो सकता है इसकी जगह पे, कंपनीज में भी कर सकती है या कहीं और भी करती है। तो जब गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है तो हमारे आपकी तरह गवर्नमेंट को भी पैसा रिसीव होता है, तो गवर्नमेंट बोलती है उसे मिला है डिविडेंड। क्या मिला है? डिविडेंड। शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिल जाता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? डिविडेंड रिसीव हुआ। अगेन जब गवर्नमेंट डिविडेंड रिसीव कर रही है तो ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि इसको रिसीव तो किया गवर्नमेंट ने, बट बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हुआ है, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड डिविडेंड दोनों के दोनों ही कौन से आइटम है? रेवेन्यू रिसीट वाले आइटम है। ठीक बात है। चलो, तो प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड आपका क्लियर हुआ टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं हम फीस पे। मैं ये फीस और लाइसेंस फी है, ठीक है, चलो फीस और लाइसेंस फी फीस और क्या था? लाइसेंस फीस। ठीक, ये दो आइटम देखते हैं। सर अगर आपको शादी करने का मूड हो रहा है आपका, तो घर वालों से बताएं, मुझे ना बताएं, मैं कुछ नहीं कर सकता यार इसमें, शादी आपको करनी है। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाकर के शादी करते हो, है ना, अगर आप कोर्ट में जाकर के शादी करते हो तो कोर्ट वाले आपसे मैरिज की फीस ले लेंगे, शादी करवाने के पैसे लेंगे। भैया पंडित जी भी पैसे लेते हैं, तो कोर्ट वाले आपसे मैरिज कंडक्ट करवाने की एक फ़ीस लेंगे, बहुत नॉमिनल अमाउंट होगा। और आप जब कोर्ट में मैरिज करते हो यानी कि शादी करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसे अपन कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, कहते हैं ना। तो सर ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट को एक्वायर करने के लिए, इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यानी कि गवर्नमेंट आपको एक सर्विस दे रही है, उस सर्विस को अवेल करने के लिए आपको गवर्नमेंट को फीस देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है। दूसरा एग्जांपल, कई बार आप कोर्ट में जाते हो, तो कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी कई बार आपको छोटी छोटी बातों के फीस देने पड़ते हैं, कोर्ट फीस है ना। और भी कई प्रकार की सर्विसेज होती हैं, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस ही बनवाना है अपना, डीएल, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बनवाते हो तो आप क्या करते हो? अथॉरिटी के पास जाते हो और आई गेस 1200-1500 रुपये का अमाउंट होता है जो कि आप उन्हें पे करते हो, और बदले में आपको 1 महीने या 1.5 महीने बाद एक कार्ड आपके घर पे स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है, और वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जब आपको कुछ सर्विसेज देती है तो बदले में कुछ फीस चार्ज करती है, उसे ही हम फीस कह रहे हैं। और ये सारी की सारी फीस कौन सी रिसीट है गवर्नमेंट के लिए? रेवेन्यू रिसीट है। अगेन रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट इसे रिसीव तो कर रही है, बट बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक बात है। लाइसेंस फी क्या है? लाइसेंस फी सर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में जिसमें अगर आपको बिजनेस करना है
तो आपको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर मैं 1991 है ना 1991 जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे हमारी कंट्री में, उससे पहले जाऊं तो हर छोटी बात के लिए, अगर आपको जूते की शॉप डालनी है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट से, तभी जा कर के आप वो शॉप, कह रहा हूँ सॉरी शॉप नहीं है, जूते की फैक्ट्री, अगर आप जूते मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो आपको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप सर लैपटॉप बनाना चाहते हो, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आपको मेजर सेक्टर्स में, मेजर एरियाज में पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। अब ये कम हो गया है, अब आप नॉर्मली कर सकते हो, बट देन आज की डेट में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, है ना, जहां अगर आपको बिजनेस करना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, तो आपको गवर्नमेंट के पास पहले जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट से आपको उस काम को करने की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन ही क्या है, लाइसेंस एक्वायर करना हुआ, ठीक है ना। परमिशन एक्वायर करने का मतलब लाइसेंस, आपको एक कागज दे दिया जाएगा जिसमें लिख दिया जाएगा कि यू आर ऑथोराइज्ड टू डू सो एंड सो बिजनेस, या टू डू सो एंड सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ये आपको कह दिया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि कई बार आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के बिजनेसेस को या मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए लाइसेंस लेनी पड़ती है। जब आप लाइसेंस लेते हो तो आप बदले में सरकार को फीस देते हो, उस फीस को आप लाइसेंस फी कहते हो। तो अगेन लाइसेंस फी गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, तो गवर्नमेंट के लिए रिसीट है, लेकिन कौन सा रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि इसे रिसीव करने के बाद गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है ना। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लाइसेंस फी क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, तो आप बोलोगे रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन आपको रीजन भी देना पड़ता है। तो रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे, आप पूरा आंसर लिखोगे, लाइसेंस फी इज रेवेन्यू रिसीट बिकॉज अगेंस्ट इट नीदर द असेट ऑफ द गवर्नमेंट डिक्रीजेस नॉर इट्स लाइबिलिटी इंक्रीजेस। ये बात आप पूरी लिखोगे, तब जाकर के आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा और आप खुश हो जाओगे, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो लाइसेंस फी हो गया, अगला है फाइन्स एंड पेनल्टी और उसके बाद है स्कीट। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, बट देन क्या कर सकते हैं, आप भी मैनेज करो। सर अगला है फाइन्स एंड पेनल्टीज, और एक आइटम है आपके पास स्कीट, ठीक। फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या है वो सुनिए। विदाउट हेलमेट ड्राइविंग करोगे, गवर्नमेंट के जो पुलिस वाले होते हैं सड़कों पे, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो पकड़ लेंगे आपको, पकड़ के आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा, आपका चालान कट जाएगा। तो जब आप चालान पे करते हो तो भैया आप सरकार को पैसे देते हो ना, तो सरकार पैसा रिसीव करती है। बट जब वो सरकार पैसा रिसीव करती है तो क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हो रहा है क्या, पैसा रिसीव हो रहा है तो? जी नहीं। गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ रही है? जी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने चालान के पैसे दे दिए 5,000 रुपये और आप 2 महीने बाद जा रहे हो गवर्नमेंट के पास, मोदी जी पैसे दे दो मेरे 5,000 रुपये वापस। क्यों भाई, चालान दिया था ना, 2 महीने हो गए, लौटा दो। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री की इनकम है गवर्नमेंट के सॉरी, फ्री की इनकम है गवर्नमेंट के लिए। तो ये जो फाइन है या पेनल्टी है, ये भी गवर्नमेंट के लिए एक रिसीट है, बट कौन सी रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ध्यान रखेंगे, वो ये है कि गवर्नमेंट फाइन्स एंड पेनल्टीज इसलिए नहीं लगाती है कि उसे पैसे अर्न करने हैं लोगों से या रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है लोगों से। जी नहीं, ये पर्पस नहीं होता है। फाइन्स एंड पेनल्टी के पीछे पर्पस ये होता है कि लोग जो हैं वो ओबे करें, यानी कि फॉलो करें लॉज को या रूल्स को या रेगुलेशंस को। आप नियम का पालन करो, नियम से चलो, नियम से काम करो, तो गवर्नमेंट कोई फाइन नहीं लगाएगी आपके ऊपर, कोई पेनल्टी इंपोज नहीं करेगी आपके ऊपर।
कई बार आप कोर्ट के किसी ऑर्डर को ना मानो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, है ना। तो बहुत, जैसे अभी बीच में दिल्ली में रूल था क्या मतलब इस दीपावली पे लगा था ना कि अगर आप पटाखे वगैरह जलाते हुए दिख गए तो आपके ऊपर इतने अमाउंट का पेनल्टी इम्पोज कर दिया जाएगा, तो वो भी पेनल्टी का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के सोर्सेज से जब गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है तो गवर्नमेंट बोलती है हमें रेवेन्यू रिसीट मिला है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास फ्री में पैसा आता है। क्यों? क्योंकि बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक, तो ये था फाइन एंड पेनल्टी। अगला आइटम है सर आपका स्कीट। स्कीट क्या होता है समझो सर, मैं एक अलग पेज लेता हूं। स्कीट, इसके मैं दो मीनिंग बताऊंगा आपको। एक आपकी बुक में है और दूसरा मैं आपको अलग से दे रहा हूं। बुक के अकॉर्डिंग स्कीट, आप जब बुक पढ़ोगे तो आपकी बुक में स्कीट की डेफिनेशन क्या ली हुई है। मान के चलो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो मर जाए, अब वो नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, ओनर खत्म हो गया। साथ ही साथ मालिक के साथ साथ जो भी इस मालिक के ब्लड रिलेशन में लोग थे वो सारे लोग भी खत्म हो गए। यानी कि फॉर दिस प्रॉपर्टी नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अलाइव। कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बचा हुआ इस दुनिया में उस प्रॉपर्टी का, ठीक। या इस प्रॉपर्टी का कोई विल नहीं बना था। विल का मतलब क्या बोलते हैं विल को? विल को बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं यार, हिंदी में बड़ा फेमस सा वर्ड है, ध्यान में था, मेरे दिमाग से भी उतर रहा है। बट देन उसका कोई विल नहीं है, उस प्रॉपर्टी का कोई विल नहीं है, या इसे ही, इसी चीज को नो ईयर, HEIR, H साइलेंट होता है, नो ईयर का मतलब उसका कोई वारिस नहीं बचा, ठीक है ना। तो वसीयत, यस, विल को वसीयत बोलते हैं ना, वसीयत नहीं है इस प्रॉपर्टी की। हाँ, तो नो ईयर, कोई इसका प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बचा। तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं इन्हें गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है इनके ऊपर। तो ये जब गवर्नमेंट को मिलता है तो गवर्नमेंट को रिसीट प्राप्त हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए एक तो रेवेन्यू का सोर्स है, या आप यूं कह लो इनकम का सोर्स है, या गवर्नमेंट का प्रॉफिट ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट जब रिसीव करती है तो गवर्नमेंट बोलती है हमें रेवेन्यू रिसीट मिला है। पूछो क्यों? क्योंकि इसके बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हुआ है, फ्री में आया है। यानी गवर्नमेंट को इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा, या गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हुआ, या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं हुई है, लौटाना भी नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, परमानेंटली आ गया गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब बचा ही नहीं है, सारे लोग खत्म हो गए इस प्रॉपर्टी के। ये बुक की डेफिनेशन है स्कीट की, ठीक। अब एक नॉन बुक डेफिनेशन ले लो। नॉन बुक वाली डेफिनेशन ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको, बट देन पेपर में आपसे कोई नहीं पूछेगा ये वाली डेफिनेशन, लेकिन आप दिमाग में रखो अपनी ये डेफिनेशन, मेरी तरफ से ये लो आप इंफॉर्मेशन। क्या है सर, कई बार क्या होता है कि किसी एक्सीडेंट में मान लो प्रॉपर्टी के सारे लोग मारे गए, लेकिन एक छोटा बच्चा बच गया। कौन बच गया? छोटा बच्चा। छोटा बच्चा समझ के हमको ना तुम आंख दिखाना रे, तो छोटा बच्चा बच गया, ठीक है। अब वो छोटा बच्चा अब इतना छोटा है कि वो प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकता सॉरी, बिजनेस की देखभाल नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अभी वो इतना छोटा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उसके प्रॉपर्टी के लिए केयर टेकर अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करती है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किसे अपॉइंट करती है? केयर टेकर को। ये 2 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी साइज और बिजनेस साइज, कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट केयर टेकर अपॉइंट करती है। वो केयर टेकर क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी का, उसके बिजनेस का पूरा ख्याल रखते हैं, और बच्चे की पढ़ाई लिखाई जारी रहती है। बच्चा गवर्नमेंट की कस्टडी में होता है, गवर्नमेंट उसका ख्याल रखती है, गवर्नमेंट उसे अच्छे स्कूल में नाम लिखवा के देती है, उसे पढ़वाती भी है, मेड की ज़रूरत पड़ेगी तो मेड भी देगी गवर्नमेंट। तो ये सारा खर्चा गवर्नमेंट अपने एंड से कर रही होती है, ठीक।
इसके बाद जब वो बच्चा मेजर हो जाता है, पहले माइनर था, 18 साल से कम उम्र का था, अब वो बच्चा मेजर हो चुका है, या आप यूं कह लो जब तक वो अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहता है कर ले। एक पर्टिकुलर एज अचीव करने के बाद वो लड़का हो सकता है गवर्नमेंट को बोले कि अब आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी की कंप्लीट ओनरशिप दे दो, मैं अपनी प्रॉपर्टी का देखभाल करने के लिए अब सक्षम हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, ख्याल रख सकता हूँ अपनी प्रॉपर्टी का। तो उस केस में गवर्नमेंट उसे उसकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देती है, और जिस दिन से डे वन, जिस दिन से गवर्नमेंट ने इसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना शुरू किया था और गवर्नमेंट का जो भी खर्चा हुआ है, और लास्ट डे जिस दिन गवर्नमेंट को अब ये काम नहीं करने की ज़रूरत है, बच्चा खुद अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा, इस बीच में जितना भी एक्सपेंस हुआ है गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंस हुआ, जिन केयर टेकर्स को लगाया था उनको सैलरी तो गवर्नमेंट ही दे रही थी, है ना। तो इसमें जितना भी खर्चा हुआ गवर्नमेंट का, वो सारा एक्सपेंस अलॉन्ग विद कुछ सरप्लस अमाउंट, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी गवर्नमेंट कई बार क्लेम करती है, अलॉन्ग विद सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट मांगती है, किससे, उस बच्चे से जो कि अब मेजर हो चुका है। और या तो वन गो में दे सकता है बच्चा, तो वन गो में पे कर देगा, अगर लमसम अमाउंट वो नहीं पे करता है तो कई बार गवर्नमेंट बोलती है उसे 2-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप हमें इतना अमाउंट पे कर देना। तो अगेन यहाँ से भी गवर्नमेंट को पैसे रिसीव हो रहे हैं, ये भी रेवेन्यू रिसीट है, ये भी क्या है, ये भी रेवेन्यू रिसीट है। बट देन ये रेवेन्यू रिसीट क्यों है, क्योंकि बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हुआ है, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है। ये एसेट कम नहीं हुआ है, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप जाओ लेक्चर वन में जा करके रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के मीनिंग को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसे देख लो, फिर ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी आपको। तो ये हो गया सर आपका स्कीट। डेफिनेशन नंबर 1, ये बुक इस डेफिनेशन के बारे में बात करता है, ये मैंने आपको अलग से बता दिया, ध्यान में रख सकते हैं आप। अब अगर मैं पीछे आऊं तो स्कीट भी हो गया, गिफ्ट एंड ग्रांट्स है, फॉर फीचर है, और स्पेशल असेसमेंट है, यही समझा देता हूं। ये गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आइटम नंबर 7 है ना, ये 7 गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ठीक। अब गिफ्ट क्या है, ग्रांट क्या है? सर गवर्नमेंट को अक्सर गिफ्ट मिलते रहते हैं। क्या मिलता रहता है? हाँ जी, सिर्फ आपको गिफ्ट नहीं मिलता, गवर्नमेंट को भी गिफ्ट मिलता है, गवर्नमेंट को ग्रांट भी मिलता है। गिफ्ट और ग्रांट क्या होता है, किस फॉर्म में गवर्नमेंट रिसीव कर सकती है? सुनो सर, मुझे याद है, ठीक ठीक याद नहीं है बट देन हल्का हल्का याद है, 2004 या 5 के आसपास, या आई गेस 6 के आसपास, अब कोई भी ईयर हो सकता है, ईयर नेसेसरी नहीं है, उस समय ओबामा साहब, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर बराक ओबामा, वो इंडिया आए थे विजिट करने के लिए, ठीक है ना। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा इंडिया में कि यार इंडिया में तो आज भी लोग मलेरिया जैसी डिजीज़ से, जो कि बहुत कॉमन सी डिजीज़ है, इस डिजीज़ से बहुत सारे लोग मरते हैं हर साल। उन्हें पता चला ओबामा साहब को, तो बड़े दुखी हुए वो, और जाते जाते उन्होंने तकरीबन $100 मिलियन, कितना, $100 मिलियन दे दिया गवर्नमेंट को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन साहब, ठीक है ना। तो मनमोहन जी को दे गए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे गए $100 मिलियन, और बोला कि ये पैसे पकड़ो, वापस करने की ज़रूरत नहीं है, इसे रखो अपने पास, ठीक है, और इसे रखो, और इस पैसे से आप मलेरिया जैसी डिजीज़ से फाइट करो और अपने सिटीजन्स को बचाओ, उनकी रक्षा करो। तो आप इमोशनल मत हो जाओ, यहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई बार नेपाल, भूटान जैसे कंट्रीज़ को बहुत सारा डोनेशन देती रहती है या ग्रांट देती रहती है। तो ये पैसा क्या कहलाएगा, $100 मिलियन, ये एक प्रकार का ग्रांट है या एक प्रकार का गिफ्ट है, जो कि किसी फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट ने या किसी फॉरेन कंट्री ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। कई बार IMF भी दे देता है, कई बार वर्ल्ड बैंक भी दे देता है ना, कई बार यूनाइटेड नेशन UN भी दे देता है, कई बार WTO कुछ कंट्रीब्यूशन कर देता है, एवं फ्री में, ठीक है। तो उस टाइप के आइटम्स भी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट रिसीव तो कर रही है ना,
तो गवर्नमेंट के लिए रिसीट तो है, लेकिन कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि फ्री में आ रहा है गवर्नमेंट के पास। क्यों आ रहा है फ्री में? क्योंकि गवर्नमेंट जब रिसीव कर रही है तो बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हो रहा है, बदले में गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। गिफ्ट एंड ग्रांट समझा दिया मैंने। अब फॉर फीचर है और स्पेशल असेसमेंट है। फॉर फीचर समझ लो, 8वां आइटम। फॉर फीचर क्या होता है? सर कई बार अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानोगे, है ना, या आप लॉज को ओबे नहीं करोगे, तो उन केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर लेती है, यानी कि जब्त कर लेती है, कब्जा कर लेती है उसके ऊपर। ठीक है ना। आप जब लॉज को नहीं मानते हो, रूल्स को नहीं मानते हो, मान लो दो जनों के बीच में कोर्ट में केस चल रहा है, लड़ाई चल रही है एक पर्टिकुलर ज़मीन को लेकर के, और वो मान लेता हूँ मैं कि आप ही की ज़मीन है, बट आप कोर्ट में केस हार चुके हो। अब कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आपको ज़मीन खाली करनी, और जो दूसरा बंदा था, दूसरी पार्टी थी, उसके नाम पे वो ज़मीन जाएगी, बट आप खाली नहीं कर रहे हो। वहाँ पे अपने लठैत बिठा रखे हैं आपने, आप बोल रहे हो भैया आबरा का डाबरा हमारा चलेगा, देखते हैं कौन हमसे ज़मीन लेता है। आप बाहुबली हो अपने गाँव के, तो फिर पुलिस वाले आएंगे, आपको बता देंगे असली बाहुबली कौन है। बड़े प्यार से समझाते हैं पुलिस वाले भी। तो फॉरफीट कर लेती है। फॉरफीचर का क्या मतलब है? फॉरफीचर का मोटे मोटे तौर पे ये मतलब है कि गवर्नमेंट आपके एसेट को, आपकी संपत्ति को फॉरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी, कब्जा कर लेगी उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मान रहे हो, गवर्नमेंट के लॉज फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उन केसेस में पेनल्टी के रूप में ये काम किया जाता है। अगेन जब गवर्नमेंट फॉरफीट करेगी आपकी प्रॉपर्टी, तो भैया आपकी संपत्ति आपके पास से तो गई, बट पहुंची किसके पास? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने रिसीव किया। जब गवर्नमेंट ने रिसीव किया तो गवर्नमेंट बोलेगी हमें रेवेन्यू रिसीट मिला है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट पाने के बदले में गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं हुआ है और गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है, गवर्नमेंट के लिए फ्री की इनकम है। आखिरी आइटम समझ लेंगे, लेक्चर को एंड करेंगे, है ना। स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट सर देखो, दिल्ली के प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत हाई होते हैं और जगहों के मुकाबले, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट काफ़ी सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करती है। से फॉर एग्जांपल एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें बना देगी, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़क बनाएगी गवर्नमेंट, रोड्स होंगे, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी 24/7 सप्लाई होता है। कहाँ? दिल्ली जैसे सिटीज़ में। सर असली चीज़ दिल्ली की मेट्रो फैसिलिटी है। तो ये सारा खर्चा दिल्ली में कर कौन रहा है भाई? गवर्नमेंट कर रही है। तो इस वजह से इस होता है ना कई बार कि चूंकि उनके घर के बगल से मेट्रो लाइन निकल गई है या उनका घर मेट्रो स्टेशन के बहुत करीब है, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत हाई हैं, ऐसा होता है। तो कई बार आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स इस वजह से बढ़ जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रही होती है उस एरिया में। ठीक बात है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से कहीं के प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाएं, तो उस केस में उस एरिया में जो भी लोग रह रहे होंगे उन लोगों से गवर्नमेंट एक स्पेशल टाइप का फीस वसूलती है, चार्ज लेती है, बोलती है थोड़े पैसे दो हमें। वो एक फीस होता है, उस फीस को ही आप स्पेशल असेसमेंट कहते हो। कौन सा असेसमेंट कहते हो? स्पेशल असेसमेंट कहते हो। ये फीस जनरली गवर्नमेंट तब आपसे रिसीव करती है जब आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे होते हो। कई बार बीच में भी, सेल करने से पहले भी गवर्नमेंट रिसीव कर लेती है, अलग तरीके से वो इम्पोज कर दिया जाता है आपके ऊपर। बट देन उस डिटेलिंग में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतनी बात दिमाग में बिठानी है कि स्पेशल असेसमेंट क्या है। एक टाइप का फ़ी है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि हमारे एरिया में गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट आपसे एक स्पेशल टाइप का फ़ी लेती है। उस फ़ी का नाम स्पेशल असेसमेंट है। ठीक बात है। मोटे मोटे तौर पे इतनी बातें बिठाएंगे। और अब ये आपका ये वाला आइटम भी, ये दोनों आइटम भी कंप्लीट हो गया। दिस मेक्स द टॉपिक कंप्लीट। अगेन
अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी एनर्जी को भी बढ़ाएं, हमें भी सहयोग करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स हमें भी और एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए और अच्छी कंटेंट और अच्छी वीडियोस लाते रहें, रेगुलरली लाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और आगे के कंटेंट हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।